जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर 1 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में अगर मेरी आवाज़ ठीक जा रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 शाबाश। और हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में भी अगर आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठा दीजिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में चलिए आवाज़ आ रही है, उधर क्लियर है जी। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन का। कैफेट ऑडिट एंड इंश्योरेंस स्प्रिंग 25 का सेशन है। आज इसका पहला लेक्चर है। आज का लेक्चर जो पहला लेक्चर होता है बेसिकली ओरिएंटेशन लेक्चर होता है हमारा। उसमें हम कुछ सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, कुछ प्लानिंग में शेयर किया करता हूँ कि किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। और ये भी जहन में रखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप अक्सर सुनते रहे होंगे टीचर से कि इस सब्जेक्ट को पास करना है तो ये करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, डेली असाइनमेंट करनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके काम की होगी, पूरे काम की तो सारी होंगी, लेकिन वो सारे सेशन में आप उन कंसेप्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लानिंग जो हम आज मैटर डिस्कस करेंगे वो मैटर्स जहाँ उस प्लानिंग के मुताबिक हम पूरे सेशन में चलेंगे। तो इसको अटेंटिव होके सुनिएगा और एंड पे कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड टेक्निकल कंसेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा ज़्यादातर वो प्लानिंग की डिस्कशन के ऊपर होगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। आपका जो पूरा कोर्स है वो इंशाल्लाह मैं ही टीच करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने CA क्वालिफाई किया 2008 स्टार्ट में, फिर इसके बाद तकरीबन 1 साल और 2 महीने जिस फॉर्म में मैंने आर्टिकल्स किए थे उसी के साथ मैनेजरियल लेवल पे जॉब की। फिर उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में शिफ्ट हो गया और तब से अब तक फुल टाइम बेसिस के ऊपर टीचिंग कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट ऑडिट का टीचिंग कैरियर में कुछ सब्जेक्ट्स पहले मैं पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता, कुछ पहले नहीं पढ़ाता था, अब पढ़ाता हूँ। लेकिन जो ऑडिट का सब्जेक्ट है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पहले सेशन से लेके आज तक पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 15 साल के लगभग हो गए। और इसके अलावा कैफ के साथ साथ CFAP लेवल पे भी आपका सब्जेक्ट है, यही इसका एडवांस वर्जन है CFAP 6, वो सब्जेक्ट्स भी मैं टीच करता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है CFAP लेवल पे भी अगर टीचर पढ़ा रहा हो कि उमूमी तौर पे ICAP जो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है या टेस्टिंग लेवल चेंज करता है या टाइप ऑफ क्वेश्चन जब चेंज करता है ना, तो वो पहले CFAP लेवल पे टेस्ट करता है। फिर उसके बाद जब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा CFAP लेवल में अब इस तरीके से टेस्टिंग कर रहा है, इस तरह की केस स्टडीज़ आ रही है, तो हो सकता है आइंदा आने वाली 1-2 अटैम्प्ट्स में उसी तरह उसी ट्रेंड के साथ वो कैफ पे भी उसको इम्प्लीमेंट करे। और उमूमी तौर पे ऐसे होता है, तो उस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसीलिए हम इस सेशन में याद रखें ना सिर्फ ये कि कैफ के पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे बल्कि बहुत से CFAP लेवल के पास्ट पेपर्स की भी प्रैक्टिस होगी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट, अच्छा ये सब्जेक्ट आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है। सब्जेक्ट की नेचर समझेंगे ना तो इसको पढ़ना आसान और समझना आसान हो जाता है। सब्जेक्ट की नेचर क्या है? सब्जेक्ट हम अमूमी तौर पे जो स्टूडेंट क्लासीफाई करते हैं वो 2 तरह से होते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। ठीक, ये समझ लीजिए आपका कि ज़्यादातर इसका जो पोर्शन है वो थ्योरी बेस्ड है। कैलकुलेशंस इसमें कुछ जगहों पे 2-3 जगहों पे कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ज़्यादातर ये थ्योरी बेस्ड है। लेकिन थ्योरी में इस तरीके से ये सब्जेक्ट पास नहीं होगा कि आपने रटा लगाना है, नहीं, ये सब्जेक्ट रटे वाला हरगिज़ नहीं है। ठीक है, ICAP में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आते ज़रूर हैं और कुछ हम याद भी करेंगे, मेमोरी बेस्ड भी है, लेकिन इस सब्जेक्ट का तकरीबन 70% पोर्शन जो है वो केस स्टडी बेस्ड है। तो ये सब्जेक्ट जहन में रखिएगा कि आपका इसको हम कहा करते हैं ये ना थ्योरेटिकल है ना न्यूमेरिकल है, ये है जजमेंटल बेस। इसकी नेचर क्या है? जजमेंट बेस। ठीक है, अच्छा इसमें करते क्या ये सुन ले पहले इस कंसेप्ट। अगर मैं एक लफ्ज़ में आपको बताऊं ना कि ऑडिट, जैसे मैं आपसे पूछूं काउंटिंग में आप क्या सीखते हैं, अकाउंटिंग में एक सेंटेंस में मुझे बताइए, एक जुमले, अकाउंटिंग में क्या सीखते हैं? आप कहेंगे सर अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना सीखते हैं। सारी की सारी अकाउंटिंग यही है। क्या है सारी की सारी अकाउंटिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। वो जाहिर है कुछ कॉम्प्लेक्स एरियाज होते हैं, उनमें डिटेल में आप आगे कंसेप्ट या कैलकुलेशन सीखते जाते हैं। उसी तरह इन शॉर्ट अगर हम ऑडिट के बारे में पूछें कि ऑडिट क्या है, तो एक सेंटेंस में से ये कहा जा सकता है
कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन का नाम है ऑडिट। यानी ऑडिट किसको कहते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है ऑडिट। अच्छा, अब वेरिफिकेशन कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट इस सब्जेक्ट में कैफ 8 में आपने क्या सीखना है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट एरियाज होते हैं, सेल्स हैं, परचेजेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं। तो हर एक की वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। किसी की वेरिफिकेशन किसी तरीके से होगी, किसी चीज़ की वेरिफिकेशन किसी तरीके से। जैसे काउंटिंग में इन्वेंट्री की आप काउंटिंग करते हैं, उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है, ये ट्रू है। फिक्स एसेट्स की करते हैं, उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। रेवेन्यूज़ के लिए अलग है, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह हमारे भी ऑडिट में हम डिफरेंट एरियाज़ की जब वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। वो हम डिटेल में स्टडी करें। जो चीज़ मैं आपको सबसे अहम प्रोबेबली इस सब्जेक्ट को समझने के हवाले से बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है? जजमेंटल। जजमेंटल का मतलब क्या है? कहता है ये काउंटिंग की तरह नहीं है। ऑडिट क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? ऑडिट ये अकाउंटिंग की तरह नहीं है। वेरिफिकेशन, इसमें काउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन होगी, लेकिन इस सब्जेक्ट में और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये फ़र्क आपको पहले दिन समझ नहीं आया ना तो आखिरी दिन तक आप 2-3 सवाल पूछते रहेंगे इस सब्जेक्ट के बेसिक नेचर के हवाले से। तो अभी समझ लीजिए मैं क्या समझाने लगा हूं आपको कि जो ऑडिट का सब्जेक्ट है इसको पढ़ना, इसको समझना है हमने, तो ये अकाउंटिंग की तरह नहीं पढ़ना समझना। इसकी प्रैक्टिस जो करनी है, इसकी प्रैक्टिस वो काउंटिंग की तरह नहीं होगी। भाई काउंटिंग की तरह नहीं होगी, इससे क्या मतलब है? क्योंकि काउंटिंग यहाँ पे ऑडिट में फोकस होगा एक्शंस के ऊपर, इक्वेशंस के ऊपर नहीं, मैथ के ऊपर फोकस नहीं है। जैसे सुने एग्जांपल से, अकाउंटिंग में 2 + 2 कितने होते हैं? 4। 2 + 2 कितने होते हैं? 4। और 2 + 2 कितने होते हैं? 4। आप बताएं मेरे 2 + 2 कितने होते हैं? और अगर कोई कहे 3, आंसर डिफरेंट है, गलत है। अगर कोई कहे 5, आंसर डिफरेंट है, गलत है। ऐसा ही है अकाउंटिंग में, ऐसा ही होता है। अकाउंटिंग में जब क्लास में टीचर आपको क्वेश्चन करवाते हैं, उनका आंसर भी वही होता है, आपका आंसर भी वही होता है। ऐसा ही है, अगर कोई अमाउंट गलत हो, डिफरेंट हो, तो वो गलत होती है। इसी तरह ऑडिट में इस तरीके से नहीं है। ऑडिट में हमारा जो सिखाता है ना हमें, वो कहता है कि आपने चीज़ों को किस तरीके से वेरीफाई करना है, आपने एक्सपेंसेस को किस तरीके से वेरीफाई करना है, एसेट को किस तरीके से वेरीफाई करना है। इसमें आपका आंसर याद रखें दूसरे से डिफरेंट हो सकता है और अक्सर डिफरेंट होता है। कुछ रूल ऐसे हैं जिनमें फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में याद रखें, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपका आंसर टीचर के आंसर से डिफरेंट हो सकता है, आपका आंसर ICAP के सॉल्यूशन से डिफरेंट हो सकता है, एक स्टूडेंट का आंसर दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट हो सकता है, बल्कि अक्सर होगा, क्योंकि इसमें वो आपसे एक्शंस पूछता है। बताओ इस सिचुएशन में क्या करोगे, इस सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। तो ये एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। भाईजान से मैंने पूछा, भाईजान घर में वालदा ने रोटी नहीं पकाई, क्या करोगे? ये कहेंगे सर बाजार से ले आऊंगा। ये कहेंगे कोई बात नहीं सर मैं चावल खा लूंगा। ये कहते हैं सर कोई बात नहीं डबल रोटी पड़ी होगी मैं वो खा लूंगा। अब इन सब का आंसर डिफरेंट है, ऐसा ही है। किसका आंसर ठीक है? सबका आंसर ठीक है। अब अगर ICAP ने फर्ज कीजिए एक नंबर के साथ ये सवाल पूछा, फर्ज कीजिए एक नंबर के साथ, तो जिसने पहली वाली ऑप्शन बताई होगी वो भी ठीक, दूसरी वाली ऑप्शन होगी वो भी ठीक। ICAP जब सजेस्टिव सॉल्यूशन देगा तो क्या वो तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करे? ICAP कहता है नहीं, मैं तीनों ऑप्शन, क्योंकि अगर तीनों ऑप्शन को डिस्कस करें ना तो उसमें भी स्टूडेंट कहता है कि सर इसका मतलब है हमने इतना ज्यादा लिखना था, ICAP ने 3 चीजें बताई, इतना ज्यादा लिखना था। तो ICAP कहता है नहीं, ICAP कहता है नहीं, वो क्लियरली उसने बताया है कि आपका सॉल्यूशन डिफरेंट
हो सकता है। ये असूल ऑडिट को पढ़ते हुए और ख़ास तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जहन में रखना है। आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है। ये काउंटिंग, बच्चा काउंटिंग का माइंड लेके आता है, सर जो आपने पढ़ाया, जो किताब में लिखा था एज इट इज वैसा ही सोल्यूशन करता हूं ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर केस स्टडी सॉल्व की है लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है वो और जो मैंने लिखा है वो, उसमें फर्क है। वो फर्क तो होगा, ठीक है, वोकैबुलरी का फर्क होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का फर्क हो जाता है, बाजू का जजमेंट का फर्क होता है। तो सबसे अहम चीज जो आज के लेक्चर में आपने समझ के घर जाना है वो क्या है कि ऑडिट अकाउंटिंग की तरह का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें वो अक्सर आपसे एक्शंस पूछेगा, प्रोसीजर पूछेगा जो कि डिफरेंट हो सकते हैं। एक ही मसले को टैकल करना है, हर एक का अपना अपना तरीकाकार होता है। एग्जाम में वो आपके सामने मसला रखेगा, हो सकता है ये भाई कोई और सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दें, ये बहन जी कोई और सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दें, वो दोनों ठीक हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत भी हो सकते हैं। डिफरेंट होने का मतलब मैं कह रहा हूं लाजमी नहीं कि गलत हो और ये भी लाजमी नहीं कि ठीक हो, ठीक है। सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पे 2 + 2 = 4 नहीं सीखेंगे हम, ठीक है। यहां पे मसला और इस मसले को हल कैसे करना है ये सीखेंगे और मसले को हल करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अब ये आप जैसे जैसे सब्जेक्ट को सीखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि क्या चीज़, किस चीज़ का हमने ध्यान रखना है और किस चीज़ का हमने, जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमने गलत करना है। वो आपको बाउंड्रीज सिखा दी जाएंगी कि भाई इस बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आपका आंसर डिफरेंट जितना मर्जी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बाउंड्री से बाहर गए तो फिर आपका आंसर गलत होगा, ठीक है जी। तो ये सारी डिस्कशन में सबसे अहम चीज हमने क्या सीखी कि जो हमारा पेपर है ऑडिट का ये जजमेंटल बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, ये काउंटिंग की तरह नहीं है कि 2 + 2 हमेशा 4 ही आएगा, इसी तरह का नहीं। वो हमें क्या करेगा, हमें प्रॉब्लम्स देगा, डिफरेंट सिचुएशंस देगा, प्रॉब्लम्स देगा जिसे हम केस स्टडी कहते हैं, और आपसे कहेगा मुझे इसका हल बताओ, एक्शन बताओ, प्रोसीजर बताओ क्या करना है, और वो डिफरेंट हो सकते हैं। आपका सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं। प्री रेक्विजिट्स क्या है, क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है? अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट होना लाजमी है। जैसे मैंने बताया ना, ऑडिट है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं कि वो सही है कि नहीं, तो पहले आपको वो चीज बनानी आनी चाहिए, फिर ही देख सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती ना हो और आप उनकी चेकिंग करना, वेरिफिकेशन करना शुरू कर दें। इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते। तो चूंकि वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं इसीलिए हमें अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। किताबों में लिखा हुआ है कि जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है ना वहां से ऑडिटिंग शुरू होती है, वेरिफिकेशन का नाम है। तो इसीलिए अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट क्या है, इसमें कौन कौन सी लाइन आइटम्स आती हैं, बैलेंस शीट क्या है, इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, वगैरह वगैरह, नोट्स द अकाउंट्स क्या होते हैं, ये कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए जो कि आप पीआरसी लेवल की जो अकाउंटिंग है उसमें पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, उसमें पढ़ चुके होते हैं। हाँ, 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं हमारे सिलेबस में, कोई अगर फर्ज कीजिए 20-25 के करीब चैप्टर्स हैं ना, तो उसमें 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें अकाउंटिंग के कुछ एडवांस कंसेप्ट टेस्ट होते हैं, वो FR1 या FR2, ठीक है। तो वो अगर आपने पढ़े हों तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हों तो प्रॉब्लम कोई नहीं, हम क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। तो पीआरसी की अकाउंटिंग तो डेफिनेटली सबने पास की होगी। FR2 पढ़ना आपके लिए लाजमी नहीं है। FR1 क्या, 5 है, FR1 कौन सा है? हाँ, FR1 ये कैफ1। FR1 या तो आप साथ साथ पढ़ रहे हो या ऑडिट के साथ साथ, या आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हो, ठीक है। FR1 का सब्जेक्ट या तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो या साथ पढ़ रहे हो। FR2 और कंपनी लॉ
ये पढ़ा होना लाजमी नहीं है। आप अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने FAR1 पास किया हुआ, सॉरी FAR1 की अटेम्प्ट दी हुई है या पास किया हुआ है? शाबाश, तकरीबन सारे। और कितने ऐसे हैं जो कि FAR1 ऑडिट के साथ पढ़ रहे हैं? साथ पढ़ रहे हैं, साथ पढ़ रहे तो 2-3, बट ठीक, ये भी ठीक है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी FAR1 की अटेम्प्ट दे दी हुई है और FAR2 अब ऑडिट के साथ पढ़ रहे हैं, ये तो आइडियल कॉम्बिनेशन है, ये तो आइडियल है, ठीक है। लेकिन अगर FAR1 भी पढ़ रहे होते साथ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, 10% के करीब डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए FAR1 पढ़ा हो यह बेहतर है, या साथ साथ पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल आपका थोड़ा सा हाई हो जाएगा। कुछ जगहों पे काउंटिंग कंसेप्ट्स डिस्कस होंगे, तो जहां पे काउंटिंग कंसेप्ट्स ऑलरेडी अगर आपका नॉलेज होगा, बेस स्ट्रांग होगी, आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। नहीं तो क्लास में डिस्कस जरूर होंगे। याद रखिए, हमारे इस ऑडिट के सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंपनी लॉ के हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काउंटिंग के हैं। वो जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट पढ़े हों या साथ साथ पढ़ रहे हो ना, उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में बताने हैं। लेकिन एक चीज़ और जहन में रखिएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर फर्ज कीजिए अकाउंटिंग का कोई कंसेप्ट है, तो वो मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ उसका उतना हिस्सा जो मेरे ऑडिट में इस्तेमाल होना है, बाकी आप उसको काउंटिंग में ही सीखेंगे। यानी ये नहीं आप कह सकते कि आपने एक टॉपिक ऑडिट की क्लास में पढ़ लिया तो FAR2 में अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ अपने ऑडिट के स्कोप के मुताबिक ही समझाना है। नेक्स्ट इसके बाद है जी, यानी मैंने आपको प्री रिक्विजिट में क्या बताया, FAR1 या ऑडिट पढ़ने के लिए या तो FAR1 आपने पहले पढ़ा हो या साथ पढ़ रहे हो। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर FAR2 हमने नहीं पढ़ा हुआ, क्या हम ऑडिट पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ, ऑडिट पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अगर ये पढ़ा हुआ है, उनको एक एज मिल जाएगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। फिर डिफिकल्टी लेवल क्या है? डिफिकल्टी लेवल इसका है मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है, लेंथी है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप इसका पासिंग परसेंटेज देखेंगे ना, 33% के लगभग है। हमने पिछले 10-12 अटेम्प्ट्स की एवरेज कैलकुलेट की, इसकी पासिंग परसेंट 33%। 33% का मतलब यह है क्लास में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें से 33 पास होंगे, 67 ऑन एवरेज फेल होंगे, ठीक है। हमारी क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जो फेल होंगे, इस वक्त बैठे हुए हैं, नहीं क्या सारे पास होंगे? नहीं, कुछ में इंशाल्लाह अल्लाह करे। लेकिन कुछ जाहिर है जो मेहनत करते रहेंगे रेगुलर। देखिए, मेहनत करने वाला और मेहनत ना करने वाला वो एक बराबर नहीं होते। तो जो मेहनत करेगा वो इंशाल्लाह पास होगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो, बहरहाल। तो इसमें लेकिन ये है आई कैप की ओवरऑल परसेंटेज। हमारी क्लास की परसेंटेज में भी इससे ज़्यादा हो और में भी इससे कम हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी क्लास की परसेंटेज 50% है, आई कैप की 33% है पास पेपर की, हमारी क्लास की 50% है, मानेंगे बात? अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो आप ऑडिटर नहीं हैं। असूल याद रखिए, हम ऑडिटर जिंदगी में किसी की बात को भी बगैर एविडेंस नहीं मानते, किसी की बात, चाहे वो हमारा कोई क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो। बगैर एविडेंस के आइंदा आपने किसी भी, मेरी भी किसी बात को एविडेंस के बगैर नहीं मानना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये 33 लगभग। अच्छा, अगर आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की परसेंटेज के साथ कंपेयर करें ना, जैसे FAR1 है या FAR2 है, तो उनकी परसेंटेज 40% के लगभग है, इससे ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है? सुन लीजिए, इसकी रीज़न ये नहीं है, देखें अहम बात, तवज्जो, पासिंग परसेंटेज से ये
लगेगा आपको बज़ाहिर कि काउंटिंग की पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है, ऑडिट की पासिंग परसेंटेज कम है, इसका मतलब है ऑडिट मुश्किल है, काउंटिंग आसान। ऐसा नहीं है, ऑडिट की निस्बत FAR2 ज़्यादा मुश्किल है, ऑडिट की निस्बत FAR2 लेकिन उसकी पासिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा? मुश्किल सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज ज़्यादा और मॉडरेट सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज कम। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगता है अकाउंटिंग ही सबसे अहम सब्जेक्ट है, चार्टर्ड ऑडिटर तो नहीं है ना। अगर चार्टर्ड ऑडिटर होते तो आपको एक साइकी माइंडसेट बन जाता है ना, तो क्या ऑडिट अहम नहीं, अकाउंटेंट तो और वैसे भी CA के स्टूडेंट्स को नॉर्मली कैलकुलेशन ज़्यादा पसंद होती हैं, तो उसके ऊपर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और वो टीचर आपसे मेहनत भी ज़्यादा करवाते हैं अकाउंटिंग के। तो हम चूँकि मेहनत कम, ये सब कम स्टूडेंट कम करते हैं, मैं ज़्यादा करवाऊँगा, आप पता नहीं करते हैं कि नहीं। तो इस वजह से याद रखिए ये जो डिफरेंस है पासिंग परसेंटेज का, इसमें सब्जेक्ट का कसूर नहीं है, कसूर स्टूडेंट की प्रैक्टिस का है कि वो प्रैक्टिस कम करते हैं। लिखने में ना जान जाती है, मौत पड़ती है हमें। मुझे याद है मैंने जब CM एंट्री होती है ना, जो टेस्ट होता था, PPT बोलते थे उसको, तो जब टेस्ट दिया उसमें सारे बिल्कुल अच्छा हो गया। एक क्वेश्चन जो मुझे आता भी था मैंने आधा किया, मेरा दिल ही नहीं किया। वो कोई ऐसे लिखना था, ऐसे लिखना, पहला पैरा लिखा, दूसरा पैरा लिखा, तीसरे पैरे पे आके मेरी बस हो गई। टाइम भी था और मुझे आता भी था लेकिन दिल नहीं कर रहा था। ये एक साइकी होती है। तो घर में बैठ के भी अक्सर आपके साथ ऐसा होगा कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है, जब वो टैली होता है ना तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाता है बंदा कि अगला सवाल भी करना है, ये BRS टैली होगी, आंसर आ गया, बैलेंस शीट टैली होगी, अगला क्वेश्चन भी करते हैं। लेकिन ऑडिट में एक तो थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम होती है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि मैंने ये क्वेश्चन केस स्टडी भी सॉल्व करने हैं। और फिर जब आप केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो आपका सोल्यूशन बुक के सोल्यूशन से डिफरेंट आ जाता है। फिर आप ये बात भूल जाते हैं कि सर ने कहा था कि डिफरेंट सोल्यूशन भी ठीक हो सकता है। आप कहते हैं मैंने कुछ और, अकाउंटिंग में जो लिखा होता है मैं करता हूं ना, वही किताब में लिखा होता है, बड़ा मजा आता है, बैलेंस शीट टैली हो गई। ऑडिट में मैंने कुछ और लिखा होता है, बुक में कुछ और है, लगता है मुझे सही समझ नहीं आई। ऐसा करते हैं, किताब करते हैं बंद, कल क्लास में सर से पूछ लेंगे कि इसमें क्या कर। ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस आपने करते जाना है। तो ये एक बड़ी वजह होती है ऑडिट में फेलियर की, प्रैक्टिस ना करना, रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट ने रिटन प्रैक्टिस कर ली, खासतौर पे केस स्टडी की, उसके पास होने के चांसेस डबल से भी ज्यादा होंगे एवरेज स्टूडेंट की निस्बत। ठीक है जी, पासिंग परसेंटेज की हमने बात कर ली। फिर इसके बाद पेपर पैटर्न क्या है। इसमें 100 मार्क्स का पेपर है, कोई MCQs नहीं है। ऑडिट के पेपर में कोई MCQs नहीं होते। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रिप्रोडक्शन जिसे हम रटे वाला सवाल कहते हैं, और केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। लगभग परसेंटेज वेरी करती है। इजी पेपर हो तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए तो केस स्टडी ज़्यादा टेस्ट करता है। ऑन एवरेज जो वेटेज है 30% के करीब आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का, वो थ्योरी बेस्ड होगा और 70% के करीब केस स्टडी बेस्ड होगा। थ्योरी के क्वेश्चन में अमूमी तौर पे 3 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरी में, जब वो रटा आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो रेंज आती है वो 3 to 6 मार्क्स की जाती है। और जो केस स्टडी है इसमें 6 to 10 मार्क्स की केस स्टडी पूछता है। कभी कभार हो सकता है 12 मार्क्स की पूछ रहे, कभी कभार हो सकता है 4 मार्क्स ऑन एवरेज। ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कोई 20 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं या 15 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते। आई कैप अमूमी तौर पे आपको पता है, आपने पेपर पहले भी अटेम्प्ट किए होंगे, न्यूमेरिकल के अलावा वो 4 से लेके 10 नंबर के दरमियान में आई कैप टेस्ट करता है, क्योंकि उसकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को टेस्ट करें। ये है हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। इसके अंदर सबसे जो अहम बात है, सबसे अहम बात, वो आपने नेचर ऑफ द सब्जेक्ट को याद रखना है। जजमेंटल है, 2 + 2 = 4 नहीं, इधर बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। एज इट इज़ आपका सोल्यूशन कभी मैच नहीं करेगा, बल्कि जिसकी केस स्टडी का एज इट इज सोल्यूशन मैच करता है ना, हमें पता चल जाता है इसने रटा लगाया हुआ है, मैच कर ही नहीं सकता। ठीक है, कंसेप्ट मैच होने चाहिए, कंसेप्ट मैच होने चाहिए, अल्फाज मैच नहीं होंगे। कंसेप्ट मैच होने चाहिए, अल्फाज मैच नहीं होंगे, करने भी नहीं। ठीक है, और फिर इसके बाद पासिंग परसेंटेज में ये ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया कि रिटन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जिस चीज़ की करते हैं ना, जिस चीज़ की करते हैं, ठीक है,
तो वो जैसे वो हमारे उलमा किराम भी कहते हैं कि नौजवान जो है ना जिस चीज़ में लग जाएं उस चीज़ को निखार देते हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग में लग जाएंगे अकाउंटिंग को निखार देंगे, ऑडिट में लग जाएंगे ऑडिट को निखार। तो आपने ऑडिट को भी टाइम, अकाउंटिंग को भी टाइम देना है। मैं ये नहीं कह रहा अकाउंटिंग का टाइम ऑडिट को देना, नहीं, अकाउंटिंग का टाइम अकाउंटिंग को, ऑडिट का ऑडिट को। चलिए जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी डिस्कशन सिर्फ ये कि यूट्यूब पे भी लेक्चर्स पड़े होते हैं, तो क्या फ़र्क है। जैसे ये अब ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये डिस्कशन में सिर्फ इस डिस्कशन का पर्पज़ सिर्फ ये है कि ऑनलाइन वाले जिन स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट करवाई है उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको बताना कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है ये क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट करने वाले ऑनलाइन एडमिशन लेने वाले बेवकूफ़ हैं। क्योंकि अगर लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे फ्री अवेलेबल हैं, तो फिर कॉलेज से लेक्चर बाय करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये इन स्टूडेंट, और मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी इनरोलमेंट करवा चुके हैं, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, ठीक, कि क्या ऑफिशियल लेक्चर जो है इनमें और जो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े होते हैं इनमें क्या फ़र्क है। देखिए, पहला रिस्क, अच्छा एक होता है लफ्ज़ मैं बोला करूँगा रिस्क, एक है कि मैं बोला करूँगा कि ये चीज़ गलत है, एक मैं कहूँगा कि रिस्क है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ भाई ये शरारती हैं, फर्ज करें एक जुमला ये, और दूसरा मुझे लग रहा है कि ये शरारती हैं, रिस्क है कि ये शरारती हैं। दोनों में फ़र्क है कि नहीं। जब मैंने बोला शरारती हैं इसका मतलब है मैं कन्विंस्ड हूं कि ये शरारती हैं, ठीक है, डाउट नहीं है इसमें कोई। लेकिन जब मैं बोलता हूं ना रिस्क है कि ये शरारती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे शक है, कन्फर्म नहीं है, शक है। तो जब चीजें कन्फर्म होंगी ना, जब हम ऑडिट कर रहे होंगे ना, ऑडिट के दौरान में जब हमें कन्फर्म होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती है, तो हम बोलेंगे देयर इज मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? देयर इज मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जब हमें कंफर्म नहीं होगा, शक होगा, कंफर्म नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे? देयर इज रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? देयर इज रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, तो YouTube वाले लेक्चर्स में देयर इज ए रिस्क, क्या कि वो आउटडेटेड हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। वो डिपेंड करता है सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं, पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए कि नहीं हुए, उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक रिस्क ये होता है यूट्यूब, वो आउटडेटेड हो सकते हैं, आपको पूरा सेशन फिर पूछना पड़ता है कि कोई चेंज तो नहीं आ गया, कोई चेंज तो नहीं आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफिशियली चैनल से आते हैं तो आपके टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है। ICAP ने आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते भी कोई चेंज किया ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वो आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन जो यूट्यूब स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रिस्क होता है कि सिलेबस चेंज हो सकता है। सिलेबस चेंज ना भी हो, जैसे इस स्टैंड में सिलेबस चेंज नहीं हुआ, इस स्टैंड में सिलेबस वही है जो पिछले स्टैंड वाला है। लेकिन अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का एनालिसिस करें ना, एग्जामिनर की स्ट्रेटजी, इसमें डिफरेंस आ जाता है। सेम टॉपिक को बहुत से तरीकों से, बहुत से लेवल पे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो टेस्टिंग स्ट्रेटजी ICAP की चेंज हो, और ये पिछले कुछ अरसे से चेंज हो रही है, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप देखते होंगे शायद। फिर इसके अलावा 5 रुपए की डिस्कशन, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे, डिस्कशन अवेलेबल होगी रिसेंट अटेम्प्ट की। ठीक है, तो एक रीजन ये, एक फर्क ये है यूट्यूब वाले और ऑफिशियल। फिर इसके बाद कोई एडिशनल स्टडी मटेरियल यूट्यूब वाले को नहीं मिलता। एडिशनल स्टडी मटेरियल क्या है? ये कुछ प्रीमियम रिसोर्स होंगे, ये मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्या है, ये आपको दिखाऊंगा, अभी ज़बानी कलामी बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है, उसकी अहमियत क्या है। जब तक आप उस चीज़ को देखने लेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, तब तक आपको उसकी समझ। लेकिन ये है सिर्फ नाम बता रहा हूँ, माइंड मैप होंगे, गोल्डन स्टेटमेंट्स होंगी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ब्रेनस्केप है, 24/7 ये इंस्ट्रक्टर है, गेमिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, उनके साथ हो सकता है बल्कि नहीं किए जाएंगे, ज़ाहिर है यूट्यूब। फिर इसके बाद टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते,
कोई प्रॉब्लम आ जाए। वैसे हम टीचर की कोशिश ये होती है कि लेक्चर के दौरान में आपके क्वेश्चंस हम बिल्ड कर लें, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस टीचर होता है ना उसको एक्सपीरियंस से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी एग्जाम्पल जो है वो बच्चे समझते हैं और कौन सी एग्जाम्पल जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। मैं जब अपने टीचिंग करियर के स्टार्ट में था तो सम टाइम कुछ एग्जाम्पल ऐसे बच्चों को समझ नहीं आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हो गया ये एग्जाम्पल दें तो इस जगह पे ये एग्जाम्पल देनी है, इस जगह पे वगैरह वगैरह। वो ऊँच नीच होती है ना, बड़ी टीचिंग के बड़े चोर स्विच होते हैं जो कि एक्सपीरियंस से पता चलते हैं आपको। तो फिर पता चल, तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर लेक्चर में बिल्ड किए होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है, नेचुरल है कि आपके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप जाहिर है अगर आप अटैच्ड हैं टीचर के साथ तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना यूट्यूब से ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। और फिर सबसे अहम चीज़ जो मेरे ख्याल में सबसे, वो क्या है, टेस्टिंग और फीडबैक नहीं मिलता आपको। याद रखें, टीचिंग वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती, ये टीचिंग है। टीचिंग में और लेक्चर लेने में और मूवी देखने में फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो यह है कि मूवी इंटरेस्टिंग होती है, लेक्चर इंटरेस्टिंग होते ही नहीं, बोरिंग होता है, सबसे बड़ा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि मूवी होती है वन वे कम्युनिकेशन, आपने उसमें कोई इंटरेक्ट नहीं करना होता, लेकिन लेक्चर जो है ये टू वे कम्युनिकेशन है। ये टीचर टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन भी है, स्टूडेंट टू टीचर कम्युनिकेशन में। मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा ना लेक्चर एंड में, मैं जितना मर्जी फारग लेक्चर दे जाऊँ, आपसे एंड में पूछूंगा ना समझ आई कि नहीं आई, आपने यही कहना आई। जिनको समझ नहीं आई वो ज़्यादा से ज़्यादा चुप कर जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन रेयर है कि कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर समझ नहीं है मुझे, तो मुझे पता होना चाहिए। अब मैंने अगर इफेक्टिवली आपको पढ़ाया, आपको समझ आई कि नहीं आई, ये मुझे इस चीज़ का पता कैसे पता चलेगा कि टेस्ट से, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे मुझे पता चलेगा बात समझ आई। एग्जाम में जाके आप उसको उस तरीके से लिखने के काबिल हैं कि नहीं जिस तरीके से ICAP चाहता है। तो YouTube में तो टेस्ट वगैरह होते नहीं है। और अगर, और ये बात आप फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप लोगों ने भी वीकली टेस्ट स्किप नहीं करने। ये बहुत ही अहम एलिमेंट होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। टेस्टिंग से ही पता चलेगा ICAP लेवल के लिए आप तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा चले, ये तो सारी बातें होगी कि क्यों उधर नहीं जाना, लेकिन स्टिल YouTube में जो लेक्चर्स पड़े होते हैं स्टिल यूजफुल है। अब सुनने किन के लिए यूजफुल है, यानी मेरी सजेशन क्या है कि किन स्टूडेंट्स को, जन ऐसे स्टूडेंट जो रिपीटर हों और अफोर्ड ना कर सकते हों, उनके लिए YouTube लेक्चर्स बेहतर है। रिपीटर क्यों बोला, क्योंकि उनके पास ये सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल चूंकि चांस है कि कुछ चेंजेस आ जाएं, तो ऐसे स्टूडेंट जो रिपीटर हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो YouTube के लेक्चर जाके वहां से देख ले, लेकिन एहतियातन किसी करंट स्टूडेंट के साथ इन टच रहें ताकि जो चेंजेस वगैरह है वो उनको खबर मिलती रहे। क्लियर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑथर बुक स्ट्रक्चर। हमारा जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो मटेरियल होगा हमारा स्टडी मटेरियल। दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन, आपने दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, दोनों को नहीं करना, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट। या तो आप हमारी वाली बुक्स को यूज़ कर लें या आप ICAP की बुक्स को यूज़ कर लें, ठीक है। असल में हमने जो बनाई है वो ICAP की बुक के ही समराइज्ड और सिंप्लीफाइड वर्जन है। कंसेप्ट्स दोनों में सेम है, कंसेप्ट्स दोनों में ठीक है, बस हमारी कोशिश यह है कि थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली स्टाइल में और एग्जाम फोकस्ड होके मटेरियल को प्रेजेंट किया जाए, वरना दोनों में से किसी भी सेट को आप चूज़ कर लें, दोनों ही करेक्ट हैं। तो आज आपने फैसला करना है अगले 1-2 दिन में कि कौन से वाले मटेरियल को आपने यूज़ करना है। दोनों बुक के 2-2 सेट हैं, ICAP की बुक का भी और हमारी बुक का भी। जो पहली बुक है उसमें नोट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, और जो दूसरी बुक है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट पेपर के और कुछ दूसरे। ICAP का भी इसी तरह, हमारा भी इसी तरह। हमारी बुक में हम कहते हैं उसको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और ICAP के सेट में हम कहते हैं स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक। यानी हमारा वॉल्यूम 1 और ICAP का स्टडी टेक्स्ट ये सेम है, और
हमारा वॉल्यूम 2 और आई कैप का क्वेश्चन बैंक ये सेम है, ठीक है। लेकिन मेरी सजेशन ये है, अब ये ऑप्शन दोनों आपके पास, अब मेरी रिकमेंडेशन, बुक आप हमारी वाली यूज कर ले, लेकिन साथ साथ आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है मैं रेफरेंस साथ साथ दिया करूंगा, उसको सिर्फ रीड किया करना है रोज, जो जो मैं रेफरेंस दिया करूंगा, जो जो पैराग्राफ मैं आपको बता दिया करूंगा, आज हमने ये पैराग्राफ, इस चैप्टर का ये पैराग्राफ स्टडी किया, सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना। याद कहां से करना है? हमारी बुक में से, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन। तो हमारी बुक जब आप यूज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर सुन लीजिए। इसमें चैप्टर्स हैं, लगभग 23 के करीब चैप्टर्स हैं। इसमें इन चैप्टर्स को, हर चैप्टर को डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव या कंसेप्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, ये जो बुक है ये 14th एडिशन है, ये लास्ट अटेम्प्ट वाला एडिशन है, 14th। इस अटेम्प्ट में भी यही चलेगा, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जी जो उससे पहले वाला 13th एडिशन वो भी चल सकता है, लेकिन आपको फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस हैं तो वो नोट कर लीजिएगा क्या चेंजेस हैं, ठीक है। वो एक दिन बैठ के ना 13th एडिशन और 14th एडिशन को कंपेयर कर लीजिएगा क्या चेंजेस हैं, वो आपको अंदाजा हो जाएगा। चैप्टर्स है, हर चैप्टर को डिफरेंट कंसेप्ट्स में डिवाइड किया गया जिसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक टेक्निक अडॉप्ट की गई है कंसेप्ट्स को लिखने में जिसे कहते हैं बायोनिक रीडिंग मेथड। बायोनिक रीडिंग मेथड ये होता है कि जब आप रीड कर रहे हो तो जो अहम अल्फाज है जिसे हम कहते हैं पावर वर्ड्स, पावर वर्ड्स, हम जो बोलते हैं ना अल्फाज, हमारे हर लफ्ज़ में ताकत होती है, एक ताकत होती है। कुछ अल्फाज में ताकत ज़्यादा है, कुछ अल्फाज में ताकत कम होती है। कुछ वर्ड्स में नेगेटिव पावर है, कुछ वर्ड्स में पॉजिटिव पावर है। कोई बंदा कभी हमारी तारीफ करता है, सारा दिन हम खुश रहते हैं। कभी चलते चलते और कभी ऐसा होता है वो दो लोग लड़े होते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं, वो सुन के सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये किस वजह से है? क्योंकि अल्फाज में पावर है। अब हर लफ्ज़ में पावर नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है, ठीक है, कि कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं, किन वर्ड्स के अंदर नेगेटिव पावर है, किन के अंदर पॉजिटिव पावर, और नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना जिंदगी में। तो यहां पे भी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पावर वर्ड्स होंगे ना, एक सेंटेंस में सारे अल्फाज वीकली इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो जो पावर वर्ड्स होंगे जिनको समझना आपके लिए जरूरी, उनको हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड समझते हैं ना, थोड़ा गहरा कर दिया, ठीक है, वो बोल्ड। इस तरीके से क्या होता है, एक तो आपको पता चलता है इसमें ये चीज अहम है, और दूसरा जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं ना, रिवीजन क्विकली हो जाती है आपकी। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना तो उस वक्त आपको अंदाजा होगा। ये मैं थोड़ा सा बुक का स्ट्रक्चर, चूंकि अब आपने पूरा सेशन इसको स्टडी करना है, मैं आपके सामने डिस्प्ले करना चाह रहा हूं कि वो कैसा होगा। अभी तो आपके पास नहीं होगी, लेकिन इस वीकेंड तक या अगले 2-3 दिन में जब आपके पास बुक होगी तो आपने फिर उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। दिखा मैं अभी रहा हूं। जी अभी डिस्प्ले हो जाता है, पॉज कीजिएगा। जी ये चैप्टर आपके सामने है, देखें। सबसे पहले चैप्टर 1, ये चैप्टर का स्टार्ट है। हर चैप्टर के स्टार्ट में नंबर लिखा होगा, टाइटल लिखा होगा। फिर इसके बाद देखिए ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अगर तो किसी स्टूडेंट ने इससे पहले मुझसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा है और उसकी बुक को यूज़ किया है, उन्हें इस स्ट्रक्चर का अंदाज़ा होगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चैप्टर के अंदर कितने कंसेप्ट हैं, हमने उनको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस चैप्टर के अंदर 3 कंसेप्ट है। किसी चैप्टर में हो सकता है 5 कंसेप्ट हो, किसी चैप्टर में हो सकता है 8 कंसेप्ट हो। चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा। अहम चीज़, हर कंसेप्ट के साथ हमने लिख दिया है कि अगर आप आई कैप की बुक में जाके ये कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे मिलेगा। ये आई कैप की बुक का रेफरेंस है, ठीक है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 1.2, 1.4, 5.1 चैप्टर 1। यानी अगर आपने इसी कंसेप्ट को आई कैप की बुक से जाके पढ़ के देखना है कि पता नहीं सर ने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कोई सर ने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी, ठीक है। ऐसा ही है ना भाई, एविडेंस ज़रूरी है ना। मैं कह दूंगा मैंने आई कैप की बुक सारी पढ़ा दी, काफ़ी तो नहीं है।
आपको खुद भी ये चेक करना है वाकई मेरी बात ठीक है, किंतु कैसे चेक करेंगे? ICAP की बुक से पढ़ के। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कंसेप्ट अगर आप हमारी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ये नीचे लिखा होगा, ये नीचे, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव मान देखे, ये कंसेप्ट। और अगर आप ICAP की बुक से जाके पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? चैप्टर नंबर ICAP की बुक का चैप्टर नंबर 1 पे जाना है, वो सेक्शन और सब सेक्शन में डिवाइडेड है, उसके सेक्शन नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 पे जाइए। 1.2 का मतलब ये है, पहला डिजिट सेक्शन नंबर और दूसरा उसका पैराग्राफ नंबर, फिर सेक्शन 1, ठीक है जी। इस तरीके से आप उधर जाके उसको रीड करके टिक कर लीजिएगा साथ साथ। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि ICAP की बुक को आप साथ साथ सिर्फ रीड कर लें, चेक करने के लिए कि कोई चीज रह तो नहीं गई, उससे रिवीजन ही हो जाएगी आपकी। याद नहीं करना, याद करने के लिए ICAP की बुक मेरे ओपिनियन के मुताबिक सूटेबल नहीं है। फिर इसके बाद ये ICAP का जो वॉल्यूम 2 है यानी क्वेश्चन बैंक, उसमें इस कंसेप्ट से रिलेटेड कौन से वाला क्वेश्चन है वो आगे लिख दिया गया, ठीक है। यानी जब आप ये लर्निंग, इसका मतलब है हमारे पहले चैप्टर के पहले ही कंसेप्ट से हम एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये फिर 3 चैप्टर, इसके बाद फिर 3 कंसेप्ट्स हैं, नीचे जाएंगे आपको पता चलेगा ये तीनों कंसेप्ट्स उसी तरतीब से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 2 3, और फिर हर कंसेप्ट के एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस चैप्टर एंड पे करेंगे, नहीं, चैप्टर एंड पे भी होगी, लेकिन हर कंसेप्ट के साथ एंड पे आपको हर रोज होम असाइनमेंट मिला करेगी जो आपने अटेम्प्ट किया करने हैं, ठीक है। हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद उससे रिलेटेड, ताकि पता चल, इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है, क्या आप ICAP का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, फर्ज कीजिए अगर मैं आपसे अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, आपसे ओपिनियन लेना है कि किस तरीके से आपको पढ़ाऊं। पहला तरीका यह है कि पहले सारे कंसेप्ट सिखा दूं, फिर एक बड़ा सा ICAP का पास पेपर का क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करवा दूं, ये ठीक है? या छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाऊं और हर कंसेप्ट के बाद उसकी प्रैक्टिस, उस कंसेप्ट की, दूसरे कंसेप्ट के बाद उसकी प्रैक्टिस, तीसरे कंसेप्ट के बाद उसकी प्रैक्टिस, और एंड पे पूरे सारे कंसेप्ट्स वाला एक बड़ा क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लें। बताए क्या बेहतर है? छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये अप्रोच मैंने एक गोरे की किताब से सीखी थी, तो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा था, वो साथ साथ कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहता है। तो इसी तरह हम हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, और एंड में फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बड़ी केस स्टडी को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। उसी पर अच्छा, अब इसके बाद आगे देखें वो बायोनिक रीडिंग मेथड। अब ये देखें, जैसे ये चले, यही सामने इसी को देख लेते हैं, ये एडवांटेजेस लिखे हैं। अभी शायद पता नहीं आपको आइडेंटिफाई क्लियरली विजिबल है या नहीं। अगर आप देखें ना तो इस पूरी लाइन के अंदर एक लफ्ज ऐसा है जो बोल्ड किया गया है, क्रेडिबिलिटी। शाबाश, आपको पता चल गया कि ये सबसे अहम लफ्ज ये है। एग्जाम में अगर आपने ये लफ्ज लिख दिया ना सोल्यूशन में, आगे पीछे कोई डिफरेंट अल्फाज भी यूज कर दिए, आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे कंसेप्ट के अंदर। इसी तरह मेरी कोशिश है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, मैं अब वो बताना नहीं चाहता किस तरीके से कितना टाइम लगा है, लेकिन बहरहाल आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि पहले पूरा पढ़ना, फिर उसके बाद उसमें से ढूंढना क्या चीज़ है, फिर उसके बाद पास पेपर में देखना कि क्या वो इन्हीं कंसेप्ट को टेस्ट करके कर रहा है, इन्हीं के ऊपर सोल्यूशन बना रहा है। वो लेंथी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो उसके मुताबिक फिर मैंने ये है बायोनिक रीडिंग मेथड। जब आप रिवीजन भी कर रहे होंगे ना, तो सिर्फ ये लफ्ज आ गया, रिवीजन हो गया कंसेप्ट, आपका रिवीजन में भी टाइम बचेगा, आपकी एफर्ट्स भी फोकस हो जाएंगी, आपको पता है मैंने किस चीज़ के ऊपर टाइम लगाना है, किस चीज़ के ऊपर उसको अच्छे तरीके से समझना है। तो ये है रीडिंग। फिर इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको एंड में मिलेंगे। ये एंड में चैप्टर के एंड पे देखें, वो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का है, फिर 2 और फिर 3, जितने भी क्वेश्चन है उनका सजेस्टिव सॉल्यूशन मिल रहा है। अच्छा, सजेस्टिव सॉल्यूशन के साथ साथ याद रखें, अकाउंटिंग में शायद आप ये प्रैक्टिस नहीं करते या करते होंगे, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ऑडिट में आपने लाजमी सॉल्यूशन, आप समझते हैं सॉल्यूशन सबसे अहम है। आपको ICAP के पास वेबसाइट पे जाए, आपको 4 सोर्सेज मिलते हैं एग्जाम वाले सेक्शन में, क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग स्कीम। मेरे ख्याल में इसमें सबसे अहम एग्जामिनर कमेंट्स हैं, स्टूडेंट को लगता है सबसे अहम सॉल्यूशन है,
ठीक है, लेकिन मुझे पता है सोल्यूशन में कुछ चीज़ें आसान होती है, कुछ मुश्किल है। हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं एग्जाम में, ताकि हम उन गलतियों को अवॉइड कर सके। तो स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं एग्जाम में, ये कहाँ लिखा होता है? एग्जामिनर कमेंट्स में। एग्जामिनर कमेंट्स आपने इससे पहले किसी सब्जेक्ट के पढ़े हैं? हाँ, शाबाश। और फिर मार्किंग प्लान, आपको पता चल जाए क्या लिखना था और उसके कितने मार्क्स हैं, क्या लिखना है और उसके कितने मार्क्स हैं, ये मार्किंग प्लान। हर क्वेश्चन को रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करने के बाद लाजिम है आपके ऊपर एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान को जरूर पढ़ना है, समझना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद चैप्टर के साथ ये कुछ पास्ट एंड एनालिसिस दिया गया है कि पास्ट में ये कैसे टेस्ट होता रहा है, लेकिन आप, मेरी सजेशन है इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि आप जब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं ना तो गलत डिसीजन की तरफ से, क्योंकि आपके एनालाइज करने का मकसद ये होता है मैं गैस कर रहा हूँ इस अटेम्प्ट में ये आएगा कि नहीं आएगा, अगर इस चैप्टर में से सवाल नहीं आएगा तो इसको छोड़ देता, भाई सर ये पिछले 4-5 दफा नहीं आया, अब भी नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये एनालिसिस इस पर्पज के लिए नहीं है, ये आपको सिर्फ ओवरऑल वेटेज देने के लिए कि इस चैप्टर में से अमूमी तौर पे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा ऑडिट में एक कंसेप्ट था, मेरा ये बिलीव था कि इसका ऑडिट से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है और आई कैप ये कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। और आई कैप ने एक अटेम्प्ट में उस कंसेप्ट को भी पूछ लिया, उसके बाद मैंने असूल बना लिया आई कैप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। याद रखें, आपके ख्याल में जब एक उस्ताद की जजमेंट, आपकी जजमेंट तो है फिर भी रॉ जजमेंट होती है, उस्ताद की जजमेंट फिर भी रिफाइंड जजमेंट होती है, किसी बेस पे होगी ना। अगर उस्ताद की ये जजमेंट क्या आप ये नहीं पूछेगा ये गलत हो सकती है, ठीक है, तो फिर आपकी भी हो सकती है। तो हमने सिलेबस का कोई भी कंसेप्ट याद रखिए नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। आई कैप सिलेक्टिव स्टडी को पसंद नहीं करता। और ये नीचे कुछ थोड़ा सा ना हर चैप्टर का ओवरव्यू है और एग्जामिनेबिलिटी है, ये जैसे झलकियां होती है ना, वो कुछ मूवी वगैरह की झलकियां, ये ट्रेलर है, ये चैप्टर का हाँ हाईलाइट्स है। चलिए, ये था बुक का स्ट्रक्चर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आपने इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक आगे प्रोबेबली पढ़ना है अगर आप हमारे वाले बुक को यूज करेंगे। वापिस आते हैं, और चीजें क्या, इंस्ट्रक्शन, कुछ हिदायत अमल करेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, बताना मेरा फर्ज है, इसलिए गौर से सुन लीजिए। कुछ एडवाइसेस, ये एडवाइसेस कुछ ऐसी हैं जो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ फिजिकल स्टूडेंट के लिए है, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पहले वो चीज़ें जो कि फिजिकल और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ऑडिट पास करने के लिए 2 घंटे डेली प्रैक्टिस लाजमी है, घर जाके आपने 2 घंटे सेल्फ स्टडी लाजमी करनी है। क्लास लेक्चर का टाइम इसमें शामिल नहीं है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं सर 1.25 घंटे का लेक्चर है तो बाकी 45 मिनट हमने पढ़ना है, नहीं नहीं नहीं, 1.25 घंटे का लेक्चर लेने के बाद बाकी 2 घंटे पढ़ना है। अगर आप इतना टाइम ऑडिट को दे सकते हैं तो फिर कंटिन्यू करें, वरना ना करें। और याद रखें शुरू में अब होता क्या है, शुरू में चूंकि सब्जेक्ट बेसिक लेवल पे चल रहा होता है, इतनी ज़्यादा होम असाइनमेंट है नहीं। आज जैसे कोई होम असाइनमेंट नहीं होगी, कल होम असाइनमेंट होगी, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो शायद आप 10-15 मिनट में कर लें। तो स्टूडेंट ये समझता है कि सर मैंने तो पहले हफ्ते में आधे घंटे में सारा निपटा दिया करता था, तो इसका मतलब है 2 घंटे जरूरी नहीं आधे घंटे में सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, नहीं। ये 2 घंटे आपको पूरे सिलेबस को सामने रख के मैं कर, पहले दूसरे चैप्टर में हो सकता है 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर आप ऑडिट की असाइनमेंट वगैरह तैयार कर लें, लेक्चर तैयार हो जाए। लेकिन जैसे जैसे ऑडिट आगे जाएगा आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो ऑन एवरेज 2 घंटे डेली सेल्फ स्टडी लाजमी पढ़ना है, और ये रोज़ का रोज़ पढ़ना है, रोज़ का रोज़ पढ़ना ज़्यादा अहम है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा अहम होती है क्वांटिटी से। आखिरी हफ्ते में एक दिन 14 घंटे पढ़ना वो आपको आउटकम नहीं देगा जो कि डेली 2 घंटे पढ़ना देगा। और सबसे अहम, दूसरी सबसे पहली सबसे अहम चीज़ आज मैंने आपको क्या बताई थी, ये नेचर। दूसरी सबसे अहम चीज़, मोबाइल फ़ोन पढ़ाई के दौरान नहीं, आपके पास भी नहीं होने चाहिए, बैग में भी नहीं होने चाहिए। मोबाइल फ़ोन के बारे में रिसर्चर कहते हैं मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है, ये सबसे ज़्यादा आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करती है मोबाइल, और इसमें इतनी नेगेटिव पावर है, आप इसको अपने बैग में भी रख देंगे ना, फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद अटेंशन जाएगी, चेक करूं कोई अहम मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आई है,
तो ये आपकी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे स्टडीज़ के दौरान में आपने मोबाइल को साइड पे रखना है, ऑफ करना है। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन क्या है कि अब आपने ये सब्जेक्ट जब पढ़ना ऑडिट, इसके लिए रिकमेंडेड टाइम है मॉर्निंग का। वैसे हर स्टूडेंट का अपना टाइम होता है, कुछ स्टूडेंट इवनिंग में कंफर्टेबल है, कुछ मॉर्निंग, जैसी आपकी प्लानिंग है वो चले। जनरल सजेशन ये दे रहा हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है ना, ये जो जजमेंटल सब्जेक्ट होता है ऑडिट वगैरह का, इसके लिए फ्रेश माइंड का होना ज़रूरी है। मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश होता है, आप आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। इवनिंग में आप एग्जॉस्ट हुए होते हैं, इवनिंग में शोर शराबा भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे फोकस होकर पढ़ना मुश्किल होता है। तो सुबह का वक्त फजर से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, एक दो बेहतरीन वक्त है ऑडिट के लिए। कोशिश करें कि वो वाला टाइम निकाल लिया करें, ठीक है जी। फिर इसके अलावा अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं उसमें। बाज़ का ऐसा होता है दाएं बाएं कुछ ये चल रही होते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता। लेकिन जो थ्योरेटिकल होता है ना, उसके लिए आपको फोकस बनाना पड़ता है। वीकली टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं। सिलेक्टिव स्टडी हरगिज नहीं करनी। संडेज को रिवीजन करनी है, एक दिन हफ्ते में रखें जिसमें पिछला पूरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं वो तैयार कर लें। ऐसी गलती नहीं करनी कि चैप्टर 1 एक दफ़ा रिवाइज कर पढ़ लिया, समझ आ गया, असाइनमेंट भी कर ली, चैप्टर 2 भी कर लिया, उसके बाद आखिरी महीने जाके करेंगे चैप्टर 1 2। नहीं नहीं, पीरियोडिक रिवीजन करना ज़रूरी है, वरना एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको शुरू के चैप्टर्स वॉश हो जाएंगे, ठीक है। एजुकेशनल साइंटिस्ट ये कहते हैं जो चीज़ आप सीखते हैं ना, विद इन 24 आवर्स आपने रिवाइज करनी है, वरना 50% भूल जाएंगे। आज का लेक्चर अगर आप घर जाके रिवाइज नहीं ना करते, कल आपको सिर्फ आधी बातें याद होंगी। और अगर विद इन 7 डेज सेकेंड रिवीजन ना करें तो फिर भी आप भूल जाएंगे। इसीलिए जब भी असूल बना ले, कोई भी नई चीज सीखे, 2 रिवीजन आपने लाजमी करनी है। पहली रिवीजन विद इन 24 आवर्स और दूसरी रिवीजन विद इन 7 डेज, फिर आपका वो कंसेप्ट पक्का होगा। तो हर संडे को आपने जितने भी स्टार्ट से लेके उस दिन तक चैप्टर्स या कंसेप्ट पढ़े हैं उनकी रिवीजन करनी है। ये सेशन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या सेशन है, रेगुलर और पंक्चुअल होना है, आपने छुट्टी नहीं करनी। हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, दिन बहुत कम है, 100 के करीब लेक्चर्स हैं और इसमें 250 के करीब कंसेप्ट्स हैं। और मसला कंसेप्ट्स का भी नहीं है, 2-3 कंसेप्ट्स एक दिन में पढ़ाए जा सकते हैं। मसला ये है आपने ऑडिट की बेस है ही नहीं, वो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ इस बात को। बहरहाल रेगुलर का मतलब क्या है, रोज। पंक्चुअल का मतलब क्या है, टाइम पे आना। खास तौर पे सर्दियां आने वाली आगे, इसमें सुबह उठना मुश्किल होता है, वाकई मुश्किल होता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जाहिर है अगर आपका कोई मकसद ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी में बनाना, उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो सर्दियों में सुबह नींद की कुर्बानी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ेगा, ठीक है। अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव हो गए। क्वेश्चन ज़रूर पूछते रहे जहाँ पे समझ ना आए, देखिए उस्ताद के एक्सपीरियंस की वजह से उसे अंदाजा जरूर हो जाता है कि बच्चे के जहन में किस जगह पे क्या सवाल आता है। लेकिन बहरहाल अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस नहीं सकता, वो आपने मुझे बताना है कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, आप बेफिक्र होकर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा पूछे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक आपको वो चीज़ समझ ना आए मैं आगे ना जाऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अप्रोप्रिएट टाइम है, वो टाइम मैं आपको दूंगा, फिर उसमें आपने क्वेश्चन पूछने हैं। चलते हुए लेक्चर में क्वेश्चन ना पूछिएगा, ठीक है। मैं अक्सर जब हम कंसेप्ट स्टडी कर रहे होंगे ना, अभी ये तो बेसिकली कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस डिस्कशन है कंसेप्ट। तो मैं जब आपको किसी कंसेप्ट जगह पे देखूंगा, कोई चेक पॉइंट लग गया, वहां पे रुक के आपसे पूछूंगा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे रुक के अब आपसे पूछ लेता हूँ। ओरिएंटेशन में अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, डिस्कस की हैं, उसमें से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, शाबाश। हाइब्रिड क्लास में से कोई सवाल हो तो पूछ लें। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में से कोई सवाल यूं ही पूछ लीजिए, मुझे पता चले माइक वगैरह चल रहा है, कम्युनिकेशन सही है कि नहीं हमारी। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में से कोई क्वेश्चन पूछिए, कुछ पूछ लें, क्लास का टाइम ही पूछ लें भाई, कुछ नहीं पूछना तो जी। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 कोई है जी, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा अभी तक। और रूम नंबर 4
थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा भाई, माइक, ये भाई को बताएं माइक को जिस जगह पे रखना होता है ना माइक को भाई। नहीं दोनों ना इकट्ठे पूछे, पहले रूम नंबर 4 में से भाई पूछ ले, रूम नंबर 4 में से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है। रूम नंबर 6 में से पूछ ले क्वेश्चन कोई। ये 6 वाला ही था। रूम नंबर 4 में से पूछ ले क्वेश्चन। आपकी रिकमेंडेड आईकैप की जो आपकी रिकमेंडेड बुक और आईकैप के स्टडी टेक्स्ट के अंदर कोई लेंथ वाइज डिफरेंस है? हाँ, क्वेश्चन इनका ये है कि क्या आपकी बुक, रिकमेंडेड बुक और आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में लेंथ वाइज डिफरेंस है। ये अच्छे अल्फाज के साथ उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एक फर्क है कंसेप्ट वाइज, कंसेप्ट वाइज इंशाल्लाह फर्क नहीं होगा, यानी जितने कंसेप्ट आईकैप की बुक में है वो सारे कंसेप्ट आपको हमारी वाली रिकमेंडेड बुक में मिलेंगे, ठीक है। लेंथ वाइज डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। 2 डिफरेंसेस है, 3 डिफरेंसेस है, 3। पहला सीक्वेंस वाइज डिफरेंट है। आईकैप की बुक में कंसेप्ट्स का सीक्वेंस डिफरेंट है, हमारी वाली बुक में कंसेप्ट का सीक्वेंस डिफरेंट है। हमने कोशिश की है थोड़ा सा लॉजिकल सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, ठीक है। दूसरा डिफरेंस लेंथ का डिफरेंस है। आईकैप ने बुक में ऐसी बात, देखें, एक बंदे ने आपको सारा कुछ सिर्फ किताब के जरिए से ही समझाना है, ठीक है, और एक बंदा है जिसने आपको किताब भी है जिसके पास, और जो आपके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है फिजिकली। जैसे मुझे एज टीचर आईकैप की बुक, आईकैप के ऊपर एक एडवांटेज है, क्या? आईकैप ने आपको जो भी मिसाल देनी है वो किताब में देगा तो आप तक पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। तो आईकैप की बुक में कंसेप्ट्स भी हैं और उनकी कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। हमारा स्टूडेंट क्या कहता है हमें, सर मुझे तो वो बताइए जो मैंने समझना है और याद करना है। तो हमने क्या करते हैं फिर, आईकैप की बुक में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको अलग कर दिया, जो उसका कोर है कंसेप्ट का, जो पास पेपर में वो टेस्ट करता है या जो केस स्टडी में यूज होना है, उसको हमने बुक में इंक्लूड कर दिया। और फिर मैंने अपने ये जिम्मेदारी ले ली कि मेन कंसेप्ट तो आपको रिटर्न फॉर्म में दे दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आईकैप की बुक में है वो क्लास में ज़बानी कलामी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए आईकैप की लिमिटेशन है ना, वो आपके साथ मिलके आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, तो उसने उसी के अंदर एक्सप्लेनेशन डाल दी। लेकिन मुझे पता है कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको अलग से समझा सकता हूं, तो एक्स्ट्रा चीजें इसलिए हमारी बुक में आपको नहीं मिलेंगी, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वो क्लास में होगी। क्लियर? 2 फर्क, पहला सीक्वेंस का फर्क, दूसरा लेंथ का फर्क, तीसरा वोकैबुलरी का फर्क। असल में वो जो किताब है ना वो टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरा ख्याल है वो बनाई है गुरु ने। और जो यूके का फर्ज कीजिए स्टूडेंट है ना, उसका वोकैबुलरी लेवल डिफरेंट है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनाने का तरीका डिफरेंट है। हमारा जो स्टूडेंट होता है ना, हमारी चूंकि जाहिर है नेटिव लैंग्वेज थोड़ी है ये इंग्लिश, तो उस वजह से बाज़ औक़ात वोकैबुलरी में और सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाता है। वो हमारा बच्चा उसको समझ नहीं पाता, जब समझ नहीं पाता तो फिर वो रट्टे की तरफ चला जाता है। तो हमने क्या किया, उसी कंसेप्ट को सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट किया है। तो 3 चीज़ें आपको मिलेगी, सीक्वेंस में फ़र्क, लेंथ में फ़र्क, और फिर उसके बाद जो वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें फ़र्क, सिंप्लीफाइड पर। क्लियर? ये फ़र्क होगा हमारा आईकैप का और हमारी बुक का, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ अब कुछ स्टूडेंट ये भी सवाल पूछते हैं, चलते चलते उसका भी जवाब दे दूं कि सर आईकैप की बुक में जो लैंग्वेज लिखी है और जो हमारी बुक में लैंग्वेज लिखी है वो फ़र्क है, कंसेप्ट वही है, समझ आ गई हमें, कंसेप्ट वही है, लेकिन मसला ये है कि आपकी बुक पढ़ते हैं कंसेप्ट बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, लेकिन आईकैप की बुक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आईकैप की बुक है तो आईकैप की बुक, तो अगर हम उसकी वर्डिंग यूज ना करें तो क्या आईकैप हमारा आंसर करेक्ट मानेगा? इसका एक है इनडायरेक्ट आंसर, एक है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट आंसर क्या, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूं, क्या कि कंसेप्ट डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट होना गलत होना नहीं है, डिफरेंट होने के बावजूद ठीक हो सकता, एक रीजन तो ये। दूसरा, स्पेसिफिकली आईकैप ने एक जगह पे लिख के दे दिया है। हमने ये क्वेरी पूछी थी आईकैप से, ये मैंने क्वेरी पूछी थी तकरीबन 7-8 साल पहले, जब आईकैप ने ये स्टडी सिस्टम लॉन्च करना शुरू किया था। 2013 से लॉन्च करना शुरू किया आईकैप ने, 9-10 साल पहले, ठीक है। तो तब ये मसला तभी सामने आ गया था।
ICAP ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रिटन फॉर्म में इसका जवाब दिया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। ठीक है, वो मैं कल शेयर करूंगा, अभी सर्च करना पड़ेगा उधर, मेरे पास है वो, कल शेयर करूंगा ICAP की वेबसाइट से कि इस सवाल का जवाब क्या है। आप मुझे याद कराइएगा कल कि अगर ICAP की वर्डिंग, ICAP की बुक की वर्डिंग एग्जाम में यूज ना करें तो क्या हमारा आंसर ठीक होगा या नहीं। ठीक है, चलिए बहरहाल वापिस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। हाँ, हॉस्टल, जो स्टूडेंट हॉस्टल में है वो कोशिश करें कि अच्छा हॉस्टल और अच्छे जो मेट्स हैं उनको सेलेक्ट करें। हॉस्टल में अगर गड़बड़ हो, प्रॉब्लम हो, या जो आपके रूममेट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो तो आपकी स्टडीज भी इफेक्ट होती है। कुछ स्टूडेंट आगे डिस्कशन करते हैं ना, उससे अंदाजा होता है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मोबाइल पे लेक्चर नहीं लेना भैया। मोबाइल बोल रहा है, मोबाइल क्या है, मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस दुनिया में। हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, हमें अपने मकसद से हटाने के लिए जो सबसे ज्यादा डेंजरस डिवाइस है वो क्या है, मोबाइल। स्टूडेंट के पास मोबाइल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मेरा जाती ख्याल है। और फिर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लेक्चर लीजिए, रिकमेंडेड यही है, बाकी करनी आपने अपनी मर्जी कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। एक लेक्चर आपने डेली लेना है रेगुलर स्पीड के। लेक्चर ऑनलाइन स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी होती है पेंडिंग लेक्चर की, तो आपने हर रोज लेक्चर साथ साथ निपटाते जाना है, वरना ऐसा ना हो लेक्चर जब इकट्ठे हो जाए तो कवर करने के लिए स्पीड बढ़ा देते हैं। याद रखें, स्पीड ऑफ द लेक्चर और अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ लेक्चर, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, स्पीड ऑफ द लेक्चर और अंडरस्टैंडेबिलिटी में। क्योंकि हम कोई मूवी तो नहीं देख रहे, हम टेक्निकल कंसेप्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट सीख रहे हैं। सब्जेक्ट सीखने के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन का सुनना काफी नहीं है। मूवी वगैरह देख रहे हो ना, सिर्फ सुनना और देखना काफी होता है, अमूमी तौर पे मूवीज को समझने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लेक्चर जो है ना, टेक्निकल चीज आप सीख रहे हो, समझने की भी जरूरत है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, लिखना भी है, नोट भी करना है। तो इसीलिए जितनी ज्यादा स्पीड, हमारे माइंड को टाइम चाहिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, रिटेन करने के लिए। जब आप उसे वो टाइम नहीं देंगे तो वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से पिक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेक्चर्स जो है वो आपको रेगुलर स्पीड के ऊपर ही लेना चाहिए। ठीक जी, नेक्स्ट। एक दिन में कितने लेक्चर लेने हैं? एक दिन में एक लेक्चर, बिल्कुल। अगर आपने स्टार्ट से ज्वाइन किया है, अगर रिजल्ट के बाद किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, फ्रेश स्टूडेंट जिसने पहली दफा ऑडिट पढ़ना है ना, पहली दफा, जिसने इससे पहले ऑडिट का एक लेक्चर भी नहीं लिया हुआ, वो हमेशा स्टार्ट से ही स्टार्ट करे, रिजल्ट के बाद से स्टार्ट ना करे। रिजल्ट के बाद जो पहली दफा ऑडिट पढ़ रहा है वो बहुत रिस्क पे है, रिस्क पे है। वो सिर्फ उस सूरत में पढ़ ले जब उसका एक ही सब्जेक्ट हो, वरना अमूमी तौर पे मेरी सजेशन ये है कि आप फर्स्ट टाइम अगर ऑडिट पढ़ रहे हैं तो आपने स्टार्ट ऑफ द सेशन से ज्वाइन करना है। मिड ऑफ द सेशन फर्स्ट टाइम ऑडिट मुश्किल ऑडिट, ठीक है, टाइम लेता है। और अगर फर्ज कीजिए कि आप रिपीटर हैं, आपने रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है, तो फिर आपको एक हफ्ते में, क्योंकि कंपनसेट करना है ना, एक हफ्ते में 9 लेक्चर लेने हैं, यानी ऑन एवरेज 1.5 लेक्चर एक दिन में एवरेज बनती है। लेकिन ये मैथमेटिकल एवरेज है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि आधा लेक्चर लेके तो आपने उधर ही क्या कल करेंगे, नहीं, कभी किसी दिन एक, किसी दिन 2 लेक्चर लेना पड़ेंगे। और अगर सिर्फ अगर रिजल्ट के बाद महीना रह गया हो तो फिर 2 लेक्चर एक दिन में। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले ऑडिट पढ़ा हो, रिपीटर हो और उनके पास टाइम हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ रहे हैं, स्टार्ट से पढ़ें, रोज का एक लेक्चर लें। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिपीटर हैं, रिजल्ट के बाद ज्वाइन करते हैं, उनके लिए अप्रोच क्या है, ये नीचे वाली। फिर इसके बाद लेक्चर प्लान मैंने शेयर कर दिया। कोर्स कवरेज, हमारे लेक्चर्स होंगे लगभग 100 के करीब, 100 के करीब लेक्चर्स होंगे। और कंप्लीशन डेट है हमारी 25 जनवरी 2025 एस्टिमेटेड। 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट ये 25 तारीख तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। फरवरी का एक दिन भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, 25 जनवरी या 1-2 दिन का मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टारगेट 25 जनवरी। और एक और अहम चीज, लर्निंग विल बी ए शेप्ड।
ये मैं आपको बताना चाहता, लर्निंग विल बी ए शेप्ड। ये ए शेप्ड क्या है? ये स्टूडेंट की कैलकुलेशन या जजमेंट ना कुछ और होती है, लेकिन टीचर की कैलकुलेशन कुछ और होती है। जैसे इस कंसेप्ट को खास तौर पे ये ऑडिट में बता रहा हूं आपको। फर्ज कीजिए आप इस जगह पे हैं, पॉइंट ए पे, और आपने जाना है पॉइंट बी पे, लेकिन मसला है रास्ते में ये पहाड़ है। आपके पास यहां से यहां जाने के लिए 4 महीने हैं, यहां से यहां जाने के लिए 4 महीने। यहां तक आप कितने टाइम में पहुंचेंगे? 2 मंथ्स में ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं गलत है। हाँ, 2 से ज्यादा नहीं, 3 भी गलत। 2.5 मंथ्स तकरीबन टाइम। क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए नेचुरल, आपको पता है किसी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, वो नीचे उतरना आसान। ठीक है, वैसे ही होता है ना, कभी का ढलान आती है ना, तो वो आप, हाँ, वो छोटे होते दोस्त के साथ साइकिल पे जाते हैं ना, तो मुझे याद है वो गली आती है और ढलान होती थी वो, तो उसके ऊपर चढ़ने में बड़ा जोर लगता था और नीचे में बड़े आराम से खुद बहुत चलती जाते थे। तो यहाँ पे 2.5 मंथ यहाँ पे पहुंचना मुश्किल क्यों? क्योंकि ये फेज मुश्किल है और ये वाला फेज आसान है। आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, महीना हो गया है सर, अभी 6ठे चैप्टर पे हैं, नहीं ये टाइम पे नहीं हो पाएगा। 2 महीने हो गए हैं, अभी 10 चैप्टर हुए हैं, ये सिलेबस टाइम पे नहीं हो पाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। लेकिन उस्ताद को पता है ऑडिट अकाउंटिंग में आसानी ये है, अकाउंटिंग आपका 3 लेवल पे पढ़ाया जाता है। आप जरा एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा, ऑडिट में मसला क्या है। ठीक है, कि आप सुनता नहीं हमारी बात, वो अलग बात है, लेकिन मसले हमारे क्या हैं ये सुन लें। अकाउंटिंग आप कैफ लेवल तक 3 जगहों पे पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं पीआरसी में, एक FAR1, एक FAR2, एक 3 हो गए। ऑडिट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग के टीचर्स को ये एज होता है कि पूरा सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, उसी की प्रैक्टिस करवा देते हैं। ऑडिट में अगर देखें ना, तो जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो तकरीबन उतना ही है जितना अकाउंटिंग आपको जिस लेवल पे लेके जाती है ना, IFRS कवर करते हैं आप, ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड है, ISS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए सिर्फ ICAP ने एक सब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मेरा मसला यह है कि मुझे उसी सब्जेक्ट में आपको ABC से शुरू करना है और XYZ तक लेके जाना, स्टार्ट से लेके एंड तक। FAR2 में आपकी बेस ऑलरेडी बनी हुई है, बहुत से टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है। ऑडिट में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा होगा इससे। तो मेरा जो बेस बनाना है ना, सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी सब्जेक्ट की। तो मुझे ना सिर्फ ये कि इस सब्जेक्ट में बेस बनानी है, बल्कि उसके बाद आपको एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाना है। और ये सारा काम मैंने सिर्फ एक ही कोर्स में करना है, कैफ8 में, जिसके लिए मेरे पास 100 लेक्चर्स हैं। इसलिए हमने लेक्चर्स को बड़े तरीके से प्लान किया हुआ है। लेकिन हर लेक्चर में आप नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी क्लास में 1 मिनट भी ज़ाया ना करें। आपने भी कोशिश करनी है कि एक छुट्टी भी ना कीजिए। एक छुट्टी भी की ना, तो जब तक वो चैप्टर चल रहा है आपको उसकी कमी महसूस होती रहेगी, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये लर्निंग विल बी ए शेप्ड, पता चल गया आपको। हमारे जो 50% सिलेबस है वो अभी बता रहा हूं, क्योंकि एंड में आप ये ना समझे कि सर एंड पे आप भागम भाग कर रहे हैं। शुरू के 12 चैप्टर्स जो थे, 11-12 चैप्टर्स, वो आपने 2.5 महीने लगा दिए और एंड में 11-12 1.5 महीने में लगा दिए। ये आपने सही प्लानिंग नहीं की। सही प्लानिंग ये होती कि आपने 2 महीने में 50, ऐसे मैथ नहीं चलता। रियल लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक और भी है रीजन क्या कि बाज़ औक़ात लेक्चर में चलते चलते कुछ कंसेप्ट ऐसे आएंगे जो कि एडवांस चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं एडवांस चैप्टर्स का कंसेप्ट जो है वो भी उधर ही बिल्ड कर दूंगा। यानी बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे वो हम ये पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन उनमें यहाँ वाला कंसेप्ट भी डिस्कस हो रहा होगा बेसिक। इससे क्या होगा, फिर एंड पे आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए, ये तो था जी हमारा ओरिएंटेशन। यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले जी।
तो आपने एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से उसे इंटरप्रेट किया, तो जो मैंने आंसर लिखा है वो कैसे मतलब हाँ, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये बोला है कि जब हम केस स्टडीज कर रहे होंगे ना तो उस समय सोल्यूशन हमारा डिफरेंट हो सकता है, बल्कि हुआ करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने डिफरेंट लिखा है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना वैसे वैसे पता चलेगा। अभी आपको नहीं पता इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ अहम है। अभी मैं आपको एक लफ्ज़, अगर ऑडिट की किताब में से कोई भी लफ्ज़ निकाल के, एक लाइन निकाल के आपके सामने रख दूंगा ना, अभी आप इस काबिल नहीं है कि ये बता सके सर इसमें सबसे अहम लफ्ज़ कौन सा है। लेकिन जैसे जैसे आप कंसेप्ट सीखते जाएंगे, चैप्टर्स कवर करते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये अल्फाज है बार बार इस्तेमाल होते हैं और ये सिचुएशन है, इसमें ये चीज़ अहम है। तो आपकी जजमेंट आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होती जाएगी। ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी कि इस तरह की सिचुएशन में ये करना होता है। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो रियल वर्ल्ड केसेस है। हमारी कोशिश ये होगी कि क्लास में डिफरेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करते करते साथ में रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स भी दे दी जाए, जैसे इससे कंसेप्ट्स को समझना आसान हो जाता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिटिंग कैसे हो रही है। दो एग्जांपल, दो कंपनीज हैं, ये तो आपके सामने नाम लिखते हैं, एनरॉन और वर्ल्डकॉम। ये दो कंपनी थी, यूएसए बेस्ड कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी नहीं, यूएसए कंपनी। इनमें कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई इस कंपनी के सीईओ सीएफओ ने और कुछ डायरेक्टर्स ने मिलके, उनमें गलतियां थी, मिस स्टेटमेंट्स थी, और उन मिस स्टेटमेंट्स का अल्टीमेट इफेक्ट ये था कि प्रॉफिट ओवरस्टेट कर दिया गया था। जब प्रॉफिट ओवरस्टेट किया गया तो जो इन कंपनीज के सीएफओ और सीईओ थे उनको बोनसेस मिले। आपको पता है वो एक पॉलिसी भी होती है समटाइम कि जितना प्रॉफिट होगा 10% बोनस के तौर पे दिया जाएगा, कमीशन के तौर पे। तो 4, 5, 6 साल तक ये जो मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बोनस लेते रहे। और जब ये फ्रॉड सामने आया तो इन कंपनी की शेयर प्राइस 5% तक, यानी मोर देन 90% शेयर प्राइस गिर गई। अब शेयर प्राइस गिर गई, इसका मतलब है जिस बंदे ने 100 रुपए का शेयर लिया था, जब ये सामने आया फ्रॉड, मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते होंगे ना, वो शेयर क्या मार्केट क्रैश कर गई, तो वो उसमें नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन आती है। तो शेयर क्रैश कर गया उस कंपनी का, तो जिसने 100 रुपए में शेयर खरीदा था अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 5 रुपए। तो मुझे बताइए इससे क्या साबित हुआ? ये जो फ्रॉड होते हैं इनमें फायदा कौन उठा लेते हैं? मैनेजमेंट के लोग, मैनेजमेंट, सीएफओ, सीईओ या सम टाइम डायरेक्टर्स। और अल्टीमेटली नुकसान किनका होता है? शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का। इसीलिए मुझे बताइए क्या मैनेजमेंट, अब ये किस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया, मैं 2-3 रीजन आपके साथ शेयर करता हूं। ये समय सिर्फ ब्रीफ है, वरना असल में तो इनकी कहानी, ये इतने बड़े स्कैंडल थे, इन्हें ऑडिट की दुनिया का 9/11 बोला जाता है। इन फ्रॉड के बाद, ये 2002 में हुए थे, 2000। इनके बाद ऑडिटिंग प्रोफेशन सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। ठीक है, अब ज्यादा आप समझ लीजिए कि जैसे स्टैंडर्ड डिवाइस होते हैं ना, तो ये स्टैंडर्ड्स की तादाद डबल से ज्यादा हो गई इन स्कैंडल के बाद। उन्होंने कहा जी इसका मतलब ज्यादा ऑडिट को आगे हमें समझ गया ना, ज्यादा स्टैंडर्ड की जरूरत है। फ्रॉड क्या किए? एनरॉन ने क्या किया? रिकॉर्ड फ्यूचर रेवेन्यू इन करंट ईयर। क्या किया? फ्यूचर, यानी अगले साल का रेवेन्यू, 2025 का रेवेन्यू था, 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया। क्या काउंटिंग इसकी इजाजत देती है? ये मिस स्टेटमेंट थी, मिस स्टेटमेंट। फिर क्या किया? सम एक्सपेंसेस वर नॉट रिकॉर्डेड। कुछ एक्सपेंसेस थे जो रिकॉर्ड ही नहीं किए, करने चाहिए थे। जैसे फर्ज कीजिए, छोटी सी एग्जांपल, दिसंबर के महीने का बिजली का बिल रिकॉर्ड नहीं किया। पूछा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा है नहीं बिल अभी। अकाउंटिंग क्या कहती है? इनकर हो गया तो रिकॉर्ड करो, नहीं एग्जैक्ट अमाउंट ना तो रिलायबल एस्टिमेट बना लो, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, करो तो सही ना। तो ये मिस स्टेटमेंट थी क्या? बिल्कुल थी। ये आपको छोटी सी, मैंने सिर्फ ये 2-3, क्योंकि अभी पहला लेक्चर है ना, तो इसलिए बेसिक एग्जांपल रख रहा हूं।
आपके सामने, वरना उन्होंने इतने आसानी से नहीं, अंदर और भी बड़े चक्कर थे इनके। बहरहाल, लेकिन मेन ये टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट थी। वर्ल्ड कॉम में उन्होंने क्या किया, रिक्लासिफाइड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, पढ़ा, कितने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ? तो आप मुझे बताइए, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया जाए, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है? ओवरस्टेट हो जाता है, वो एसेट में चला जाता है एक्सपेंस की बजाय, प्रॉफिट बढ़ गया, वो बाद में बिलियंस की रिवर्सल पड़े। ये मिसस्टेटमेंट थी, प्रॉफिट बढ़ गया, उनको बोनस मिलते रहे। और फिर ओवरस्टेट रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर दिया, ये फ्रॉड थे। अब बताइए, मैं और भी बहुत से तरीके हैं मिस स्टेटमेंट के, क्या जब इस तरह की मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगी, बाद में सामने आएंगी, तो क्या प्रॉफिट रिवर्स नहीं होगा? प्रॉफिट रिवर्स होगा तो शेयर प्राइस गिरेगी नहीं? गिरेगी। तो फिर उस वक्त, जिस वक्त फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है ना, उस वक्त जो जो शेयर होल्डर होता है वो डूब गया समझे। अच्छा, आखिरी सवाल, इसका जवाब आपने मुझे कल देना है। बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछने लगा हूं, बहुत ही टेक्निकल सवाल। ये एक मिस स्टेटमेंट है एनरॉन में हुई, जो रिकॉर्ड फ्यूचर रेवेन्यू इन करंट ईयर, और ये एक मिस स्टेटमेंट है वर्ल्ड कॉम में हुई, ओवरस्टेटेड रेवेन्यू। बज़ाहिर दोनों एक लग रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? ये कल आपने मुझे, आज सोचना है और कल आपने मुझे ये फर्क बताना है। क्लियर जी? यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? अच्छा, ये आप लोगों को माइंड मैप शेयर किए जा रहे हैं। माइंड मैप क्या है? माइंड मैप है एक पेज के ऊपर पूरे चैप्टर की समरी। माइंड मैप क्या है? एक पेज के ऊपर पूरे चैप्टर की समरी, और वो डायग्राम फॉर्म में, ठीक है, सिंबल्स को यूज कर, फ्लो चार्ट की शक्ल में, फ्लो चार्ट की शक्ल में, ताकि रिवीजन करते हुए आपको आसानी हो। तो ये अभी आप ले लीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को आज ना मिल सके तो वो कल अवेलेबल हो जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।